चैप्टर 2। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हमारी चैप्टर 2 की रिवीजन है और इस रिवीजन में हमने फोकस करना है उन टॉपिक को जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मैं बात करूं कि लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से इसमें 8 टॉपिक बनते हैं, मतलब गिनती के 8 टॉपिक बनते हैं जिनमें से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट या लेंथी क्वेश्चन बन सकता है। अब चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का जो वेटेज है वो 25 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है, पहले चैप्टर में हमने देखा कि ओवरऑल क्या था। 3 थ्योरीज ब्यूरोक्रेसी की थी, 3 थ्योरीज जो थी वो प्रिंसिपल की थी, जिसमें एक गुड मैनेजमेंट के थे, गुड ऑर्गेनाइजेशन के थे और इसी तरह साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। तो 6 उसमें टोटल ये थ्योरीज थी, एक थ्योरी एक्स वाई थी, एक थ्योरी जी थी। तो पहले चैप्टर का सारा क्रैक्स इसमें। फिर मैंने बताया कि थ्योरी एक्स वाई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं इस टर्म में जितनी कि थ्योरी जी इस बार इंपॉर्टेंट है। वो किस टर्म में इंपॉर्टेंट होगी वो डिफरेंस पूछ सकता है। बाकी ब्यूरोक्रेसी में से एक क्वेश्चन उसने उठाना ही उठाना है, वो शॉर्ट हो सकता है, वो लॉन्ग हो सकता है, उन 3 थ्योरीज में से जो ब्यूरोक्रेसी की हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि तीनों जो थ्योरीज हैं वो तकरीबन सिमिलर हैं, मतलब उनके पॉइंट सिमिलर हैं, कोई उसमें चेंज नहीं है। जस्ट आपको ये याद रखना होगा कि भाई किस साइंसदान ने कौन सी थ्योरी प्रेजेंट की थी, आइडियल ब्यूरोक्रेसी क्या थी, इनएफिशिएंसीज वाली कौन सी थी या नॉर्मल ब्यूरोक्रेसी वाली कौन सी थी। बाकी मैनेजमेंट की स्किल्स वगैरह जो थी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी कि वो सारी की सारी पूछे। सर वो क्लासिकल वगैरह बता दें कौन सी थ्योरी किस में है, बेटा वो स्टडी टेक्स्ट से आप देख लें स्टार्ट से ही। अगर उस पर हम उतना टाइम लगाना शुरू कर दें, मैं आपको अब उसको फिर स्टडी टेक्स्ट से सारा बताऊं तो हमारे पास तो वैसे ही 1 घंटा पड़ा हुआ है। तो वो सिंपल सा आप स्टडी टेक्स्ट से देख लें, बुक में जो जिस तरतीब से थ्योरीज आ रही है मैंने नोट्स में उसी तरतीब में प्रोड्यूस की हुई है। ठीक है, ज़्यादा मतलब उसमें मैंने नहीं छेड़छाड़ की। जिस तरह साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है ये एक अर्ली थ्योरीज में आती है, इस तरह जो क्या कहते हैं इनएफिशिएंसीज और मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी ये मॉडर्न थ्योरीज वगैरह में आ जाती हैं। तो इसको आप अगर देखना चाहते हैं तो उसमें से बुक में से देख लें इसको। अच्छा, उसके बाद जो क्या कहते हैं मैनेजमेंट की स्किल्स हमने पढ़ी थी। वो स्किल्स को मैंने बताया था कि जितनी भी थी उसमें से तकरीबन 6-7 तो आगे पूरे पूरे चैप्टर हैं जिनमें हमने पढ़ना है। 2-3 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट थे जिसमें हमने कोचिंग और मेंटरिंग वाला देखा था। उसके बाद एक हमने इफेक्टिव इंटरव्यूइंग स्किल देखी थी और इंफॉर्मेशन गैदरिंग वाला जो एक उनका क्या कहते हैं स्किल थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से। बाकी जो थ्योरीज़ हैं इसके दरमियान में साइंटिफिक थ्योरीज वगैरह जो ओ और प्रेशर रिसर्च थ्योरीज़ हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हैं। रट्टा मारने वाली बात है, एक बार पढ़ मस्त लीजिएगा, बाकी आगे की आगे देखी जाएगी। तो आज हमारा चैप्टर 2 है। कल हमने शुरू से ही एक बात की थी कि हम ऑनर्स को पढ़ा रहे थे, आज हम मैनेजमेंट को पढ़ाएंगे। मतलब ऑनर्स का हमने बिजनेस स्टार्ट कराया था और उसके बाद हम उनको बता रहे थे कि बिजनेस कैसे कैसे होते हैं। हम उनको बता रहे थे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, अच्छी मैनेजमेंट क्या होती है, जाओ कोई अच्छी मैनेजमेंट ढूंढ के ले आओ। फिर स्ट्रक्चर कौन सा रखना है आपने, ब्यूरोक्रेसी का रखना है, ब्यूरोक्रेसी किस किस टाइप की होती है ये भी हमने बताई उनको, मोटी मोटी बातें। फिर ऑनर्स गए मैनेजमेंट लेके आए, अब हमारे सामने मैनेजमेंट बैठी, अब ऑनर नहीं है, अब हमने मैनेजमेंट को बताना शुरू करना है। तो यहाँ से लेके आगे 10वें चैप्टर तक मतलब 9 चैप्टर जो हैं हम मुसलसल मैनेजमेंट को पढ़ाएंगे। और शुरू करेंगे किससे, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से, एक्सटर्नल फैक्टर से शुरू करेंगे, फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाएंगे, उसके ओवरऑल स्ट्रक्चर एक ड्राइंग ढांचे को डिस्कस करेंगे, फिर मजीद नीचे जाएंगे, फिर उनके कल्चर पे आ जाएंगे, उसके बाद मजीद बिहेवियर्स वगैरह, लीडरशिप, मोटिवेशन, कन्फ्लिक्ट वगैरह जो भी है वो सारा कुछ एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट के थ्रू हम नीचे जाएंगे कि आहिस्ता 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 हमने बिल्कुल एट द एंड इंडिविजुअल जो एम्प्लॉय होता है उसके साथ कम्युनिकेशन जो है हमारी उस लेवल तक जाना है। तो आज हमारा जो चैप्टर है, हमारे पास एक नई नवेली सी मैनेजमेंट आई हुई है, हम उनको पढ़ा रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं कि भैया आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नली कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में इतनी बार आप पढ़ चुके होंगे ये चीज़ें कि आपको ये नाम वगैरह सारा याद होगा, लेकिन जो मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा वो ये होगा कि एक तो कौन सा इंपॉर्टेंट है, दूसरे नंबर पे कि क्वेश्चन में कौन सा वर्ड हो तो आपने समझना है कि ये कौन सी थ्योरी आ रही है। मतलब आप पेस्टल एनालिसिस और इन्वायरमेंटल स्कैन में डिफरेंट ही नहीं कर पाते। पेस्टल एनालिसिस इज समथिंग डिफरेंट, इन्वायरमेंटल स्कैन इज समथिंग डिफरेंट। अगर से मैं सिंपल पूछता हूँ कि पेस्टल एनालिसिस और इन्वायरमेंटल स्कैन में फर्क बताएं, मुझे कोई बताएगा? अभी आप सब ने एक एक बार तो कम से कम पढ़ ही लिया होगा। बढ़िया। आयशा बेटा आखिरी 10 दिन रह गई, इतना तो अब आना चाहिए। हसन, असद, मेरी आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है, फिर जवाब क्यों नहीं आ रहा भाई?
ये सर ये चैप्टर ना सर ये चैप्टर ना हमने बताया था कि स्टार्ट से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो एंड से ही याद किया हो इसका। बेटा देखें, एंड की तो 3 टॉपिक है ना, एंड के 3 टॉपिक हैं जो मैंने कहा कि वो इम्पोर्टेंट जो उसमें बात की थी। सॉरी, इसको हम नहीं कंफ्यूज करते। हाँ बढ़िया सर। जी बेटा। सॉरी सर सर आपने अभी क्वेश्चन क्या पूछा, एक बार रिपीट मैंने किया कहा सर। पेस्टल एनालिसिस और पेस्टल स्कैन में डिफरेंस क्या है? सर हमने इस चैप्टर में क्या कहते हैं, हमने पढ़ा था कि कौन कौन से फैक्टर्स हमारी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हमें इफेक्ट कर सकते हैं। तो पेस्टल एनालिसिस जो है हमें बताता है कौन से फैक्टर जो हमें इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और इन्वायरमेंटल स्कैन हमें ये बताता है कि ये फैक्टर किस वक्त इफेक्ट कर सकते हैं, वो बताता है कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे, और इन्वायरमेंटल स्कैन हमें बताएगा किस किस वक्त ये फैक्टर जो है हमें इफेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये हमें कंफ्यूजन क्रिएट करनी है। मतलब चलें, आपने आखिर से याद किया है असद, मैं आपसे आखिर में पूछ सकता हूँ बेटा, ये मुझे बताएं कि हम जो क्या कहते हैं कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज यूज कर रहे होती हैं, किस लिए यूज कर रहे होते हैं? एक क्वेश्चन मेरा है। दूसरे नंबर पे ये बताएं 5 फोर्सेस मॉडल किस लिए यूज होता है? ये 2 क्वेश्चन है। चले, आपने एंड से तैयार किया हुआ ही होगा। क्वेश्चन आ जाता है कि भैया जी ब्रीफली डिस्क्राइब क्या कहते हैं, क्या हो सकता है क्वेश्चन कि भाई किस लिए यूज हो सकता है 5 फैक्टर जो एनालिसिस है, या 5 फैक्टर फोर्सेस मॉडल है? सिंपल यार, उर्दू भाषा में समझ लो, फिलहाल मेरे ज़हन में नहीं बन रहा क्वेश्चन, तो बता सकते हैं असद? नेचर का देखना होता है, कंपटीशन इंडस्ट्री में हो रहे होते हैं दूसरे कंपटीशन, उसकी नेचर क्या है और कंपटीशन की स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक हो गया, बढ़िया। थोड़ा सा आप इसको डिटेल में समझाएंगे, कोई थोड़ा सा मतलब स्पेसिफिक करके? सॉरी सर, आप प्लीज एक बार थोड़ा क्वेश्चन रिपीट कर दें। सॉरी सर, वो चलें थोड़ा एंड पे मूव करते हैं, एंड पे जाके इसको डिटेल में बात करेंगे, तो अभी हम इसमें नहीं सर कंफ्यूज क्वेश्चन होते। रिपीट कर दे प्लीज। एंड पे यहाँ पे मुझसे रखते हैं। अच्छा, तो बात कर रही थी कि भैया जी पेस्टल एनालिसिस, सबसे पहले तो वो कहते हैं हमने मैनेजमेंट को बताना है कि भैया इन्वायरमेंट क्या है। तो कोई भी चीज़ जो आउटसाइड द ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो अफेक्ट करेगी ऑर्गेनाइजेशन को, वो उसका इन्वायरमेंट बन जाएगी। अब वो कौन कौन से फैक्टर हैं? फैक्टर आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो एनालिसिस यूज करते हैं वो पेस्टल एनालिसिस है। ठीक है, एक पेस्टल एनालिसिस क्या है? ये एक मेथड है जो कि हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। कौन कौन से फैक्टर आते हैं? यही पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिकल वगैरह जो भी है, ये पूरी एक लिस्ट है। इन्वायरमेंटल स्कैन क्या है? इन्वायरमेंटल स्कैन ये है कि बेटा ये चीज पता करना कि ये फैक्टर हमें कब अफेक्ट करेंगे। मतलब अगर आप एग्जाम देने, पेपर देने जा रहे हैं, मतलब आपका 26 को पेपर है, अभी आपको पता है कि 26 तारीख तक वाले दिन जब आप पेपर देने जाएंगे आपको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे होंगे। मतलब आपको ये पता है कि बारिश आ सकती है, ऐसे है ना, बारिश की वजह से आपका पेपर अफेक्ट हो सकता है, आपको आने जाने में प्रॉब्लम होगी, हो सकता है आपकी बाइक रास्ते में पंचर हो जाए भाई, और ये सबसे बड़ा फोबिया है। खासतौर पे ना जो ICAP के एग्जाम सेंटर होते हैं ना, ये शहर से हट के होते हैं, हमारे लाहौर में तो ये वो बहुत ही दूर जाके बनता है। अच्छा, तो क्या होता है कि रास्ते में मुझे हमेशा सबसे यही फोबिया रहता था कि अगर मेरी बाइक पंचर होगी मेरा पेपर मिस हो जाएगा, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से कभी ऐसा हुआ नहीं। तो रास्ते में क्योंकि तकरीबन 7-8 किलोमीटर का एरिया ऐसा है कि वहाँ पे कोई शॉप है ही नहीं। तो अच्छा, अब क्या हुआ कि हमने ये पता करना है कि हमें कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, ये हमें पेस्टल एनालिसिस से पता चल रहा है। जिस तरह हमें कहा कि पेपर में हमें क्या फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, रेन आ सकती है, बाइक पंचर हो सकती है, लेकिन हमें ये किस वक्त इफेक्ट करेंगे? क्या जरूरी है कि रेन हमें अफेक्ट करेगी? क्या ये कंपलसरी है? नो सर। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें पता हो कि वाकई ही कर सकती है, करेगी कि नहीं करेगी, तो क्या तरीकाकार होगा? हम इसको मुसलसल मॉनिटर करते रहेंगे सिचुएशन को, वेदर फोरकास्ट देखते रहेंगे, ऐसा है? यस जी बिल्कुल। तो ये होती है स्कैनिंग। स्कैनिंग से मुराद कि एक बारिश, एक फैक्टर मौजूद है, वो हमें अफेक्ट कब करेगा, तो वो जो टेक्निक यूज होती है वो इन्वायरमेंटल स्कैन कहलाती है। कि हम मुसलसल बारिश को हम मॉनिटर करते रहें, हम फोरकास्ट वगैरह देखते रहें, हम अपनी असेसमेंट लड़ाएं कि भाई पिछली बार पेपर मेरा पास हो गया था, बारिश आ रही थी, इस बार भी बारिश आ गई तो पेपर पास हो जाएगा, है? तो इस तरह के तुक्के भी हम लगा रहे होते हैं ना। तो लिहाजा
ये कहलाता है इन्वायरमेंटल स्कैन। फैक्टर आइडेंटिफाई करना, पेस्टल एनालिसिस, किस वक्त अफेक्ट करेंगे, स्कैन। स्कैन की टेक्निक क्या है? स्कैनिंग, मॉनिटरिंग, फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट वगैरह। तो ये 4 टेक्निक यूज होती हैं, किस लिए? कि जो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं वो हमें किस वक्त अफेक्ट कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से 5-6 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, और नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चन तो वो मस्ट उठाता है। ठीक हो गया। पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर में आपने सिंपल ये देखना है कि पॉलिटिकल फैक्टर और लीगल फैक्टर, जितने भी यहाँ पे फैक्टर आ रहे हैं जिनके साथ लॉ लगा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट लॉज हैं, क्या कहते हैं जो हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज हैं, डाटा प्रोटेक्शन लॉज हैं, इस तरह कंपटीशन लॉज हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज हैं, जिस वर्ड के साथ लॉ लगा होगा वो लीगल फैक्टर होगा। बाकी ये जो 6 हैं ये पॉलिटिकल फैक्टर हैं। अगर मैं कहता हूं कि भैया पॉलिटिकल फैक्टर प्रोड्यूस कर दें, तो बेटा आपने शुरू नहीं हो जाना कि ये वाले 6 भी लिख दें, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट लॉज भी लिख दें, और उसके बाद क्या कहते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ। नहीं, ये जो 6 हैं, नेशनलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन, इन्वायरमेंटल पॉलिसी, टैक्सेशन एंड सब्सिडीज, ये जो 6 फैक्टर हैं बेटा, ये फैक्टर हैं कौन से? पॉलिटिकल फैक्टर। लीगल फैक्टर कौन से हैं? एम्प्लॉयमेंट लॉज, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज, डाटा प्रोटेक्शन लॉज, इस तरह साइबर लॉज, कंपटीशन लॉज और कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज। तो ये लीगल फैक्टर हैं। अगर मैं बात करता हूं कि भाई इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट किस तरह है, तो बेटा पॉलिटिकल फैक्टर पूरे का पूरा इंपॉर्टेंट हो सकता है, मतलब वो ये 6 के 6 भी पूछ सकता है या इसमें से कोई छोटा पूछ सकता है। लेकिन लीगल फैक्टर पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें 2-3 टॉपिक हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयमेंट लॉज के जो एस्पेक्ट हैं, मिनिमम वेज रेट, वर्किंग कंडीशन, अनफेयर डिसमिसल, रिडेंडेंसी, डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इक्वालिटी, एक ये इंपॉर्टेंट है। हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। डाटा प्रोटेक्शन लॉज इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ प्रिंसिपल ऑफ डाटा प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ये नहीं है इंपॉर्टेंट। डाटा प्रोटेक्शन लॉज नहीं है इंपॉर्टेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज नहीं है इंपॉर्टेंट, हाँ प्रिंसिपल ऑफ डाटा प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है। साइबर लॉ बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। कंपटीशन लॉ इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ मोनोपोली की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंटी कोलिजन नहीं है, प्राइस कंट्रोल नहीं है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ में जो एक्सेप्शन है, खासतौर पे सेल ऑफ गुड लेजिस्लेशन है एक, और दूसरा फ्रीडम ऑफ क्या कहते हैं जो फ्री कंसेंट है, उसकी एक्सेप्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी बात फिर से एक बार ध्यान में सुन लें, जब भी आप ये अभी मेरे लेक्चर खत्म होगा उठा के बैठेंगे, नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो आपने इन चीजों को देखना है। लॉ के पॉलिटिकल फैक्टर सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। लीगल फैक्टर में एम्प्लॉयमेंट लॉज के एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, डाटा प्रोटेक्शन लॉज बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, हाँ प्रिंसिपल ऑफ डाटा प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मतलब प्रिंसिपल ऑफ डाटा प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी से क्या मुराद है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि लोगों का डाटा विदहोल्ड कर रही है, कब समझा जाएगा कि जो डाटा वो मेंटेन कर रही है वो सिक्योर और सेफ है। क्वेश्चन आता है कि भैया जी रिक्वायरमेंट बताएं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास एक डाटा जो है वो सिक्योर और सेफ है कि नहीं है, या सेफ और सिक्योर रखने की क्या रिक्वायरमेंट हैं, या कब समझा जाएगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने जो पर्सनल डाटा बैंक मेंटेन किया हुआ है वो सेफ एंड सिक्योर है। तो आपने ये प्रिंसिपल बताने होंगे कि भैया जी फेयरली प्रोसीड हो, उसके बाद कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो, ज़्यादा लंबे अरसे के लिए ना हो, उसके बाद जो है वो सिक्योर सेफ में पड़ा हो, एक्यूरेट हो, रेलिवेंट हो, अननेसेसरी लॉन्गर पीरियड के लिए ना रखा गया हो, और इसके बाद क्या कहते हैं जो इंडिविजुअल के राइट्स हैं उसके मुताबिक प्रोसीड किया गया हो या प्रोसेस किया हो। इस तरह क्या कहते हैं पर्सनल डाटा दैट इज हेल्ड अबाउट इंडिविजुअल शुड बी केप्ट सिक्योर। क्रॉस बॉर्डर अगर ट्रांसफर हो रहा है पर्सनल डाटा, तो जो गाइडलाइंस हैं वो प्रॉपरली फॉलो होनी चाहिए। तो जब ये 7 प्रिंसिपल अप्लाई होंगे तो इससे क्या मुराद है, कोई ऑर्गेनाइजेशन ये 7 मेजर ले रही है तो इसका क्या मतलब है, डाटा सिक्योर है, उस ऑर्गेनाइजेशन के पास जो डाटा मौजूद है पर्सनल डाटा वो सेफ एंड सिक्योर है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइबर लॉ बिल्कुल नहीं है। कंपटीशन लॉ में मोनोपोली की डेफिनेशन आ सकती है, तो आपने पहले तो मोनोपोली की डेफिनेशन बतानी है।
हमने क्या करना है, हम कहते हैं कि जी प्रैक्टिकली या मोनोपोली विच कंट्रोल ओवर 30% ऑफ द मार्केट शेयर। नहीं, आपने बताना है कि मोनोपोली ये वो मार्केट है जो थ्योरेटिकली 100% कंट्रोल कर रही हो। हाँ, प्रैक्टिस में अगर किसी के पास 30% से ज्यादा की मार्केट हो तो वो मोनोपोली बन जाती है। दैट्स इट, इतने सी डेफिनेशन, बाकी इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कंट्रैक्ट लॉ आप पढ़ चुके हैं क्या होता है, जस्ट एक एक्सेप्शन वो पूछ सकता है, इसमें अगर पूछना चाहे तो बिल्कुल नहीं पूछेगा। नहीं, सेल ऑफ गुड लेजिस्लेशन की जो टर्म ऑफ कंट्रैक्ट हैं, ये 3 इंपॉर्टेंट हैं। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से उठा सकता है। अच्छा, रिस्पॉन्डिंग टू पॉलिटिकल लीगल फैक्टर। ओके, तो बात करें कि पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर में एक ये इंपॉर्टेंट निकाला हमने, उसके बाद एक ये इंपॉर्टेंट निकाला, उसके बाद एक ये इंपॉर्टेंट निकाला। तो 3 टॉपिक सिर्फ इंपॉर्टेंट है, तीनों समझ आ चुके हैं, कहीं पे इनमें मसला तो नहीं है कोई किसी एक टॉपिक में भी? क्लियर है सर। ओके, आगे चलते हैं। रिस्पॉन्डिंग वगैरह कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ते हैं इसको। इकोनॉमिक फैक्टर, दूसरा फैक्टर क्या था? इकोनॉमिकल फैक्टर। क्या हुआ भाई? इकोनॉमिक की डेफिनेशन मैक्रो इकोनॉमिक, माइक्रो इकोनॉमिक बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर में इकोनॉमिक पॉलिसी जो है इसका एम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक पॉलिसी का एम क्या होता है। एक गवर्नमेंट जब भी कभी कोई इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराती है तो उसका एम क्या होता है, तो आप मुझे बताएं इसका एम क्या होता है। कोई भी बता दे बेटा, इकोनॉमिक पॉलिसी का एम क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एम्प्लॉयमेंट, स्टेबल प्राइसेस। एग्जैक्टली, सस्टेनेबल बैलेंस पेमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, स्टेबल प्राइसेस और इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अच्छा, हम कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं कि भैया इतना ज़्यादा लिखा हुआ है, हम उनको लॉजिकली रिलेट ही नहीं कर पाते। हालांकि अगर मैं बात करूं कि माइक्रो इकोनॉमिक की जो एक इकोनॉमिक पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव हैं, इसकी डेफिनेशन के अंदर ही आगे सारी इंटरलिंक चीज़ें हैं। मतलब पहला क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ। तो पहला टॉपिक क्या है? मेजरिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द नेशनल इकोनॉमी। इससे क्या मुराद है? इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करना। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के क्या तरीके हैं? एक्सपेंडिचर अप्रोच, इनकम अप्रोच, आउटपुट अप्रोच। इसमें से इंपॉर्टेंट सिर्फ एक्सपेंडिचर अप्रोच है। तो इकोनॉमिक पॉलिसी का पहला मेजर क्या होता है, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर कैसे करते हैं? एक्सपेंडिचर अप्रोच से, इनकम अप्रोच से और आउटपुट अप्रोच से। एक्सपेंडिचर अप्रोच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या मुराद है कि हम एक इकोनॉमी की टोटल अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग को जमा कर देते हैं और उसको कंपैरिजन कर देते हैं पिछले साल के साथ, और देख लेते हैं कि इस साल अगर स्पेंडिंग ज्यादा हुई है तो इसका मतलब है हमारी इकोनॉमी इंक्रीज हुई है, अगर कम हुई है पिछले साल से तो हमारी इकोनॉमी डिक्रीज हुई है, टोटल जो इकोनॉमी है हमारी। अच्छा, अब एक्सपेंडिचर अप्रोच को उसने डिटेल में बताया। अगर क्वेश्चन आता है तो आपने कि भाई एक्सपेंडिचर अप्रोच को, एक्सपेंडिचर अप्रोच क्यों यूज होती है, क्वेश्चन है, बताएं। हेलो, व्हाई वी यूज एक्सपेंडिचर अप्रोच? मेरी आवाज आ रही है? सर इकोनॉमिक ग्रोथ पता करने के लिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुई ग्रोथ है कि को, बिल्कुल, इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर करने के लिए हम एक्सपेंडिचर अप्रोच यूज कर रहे होते हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में एक्सपेंडिचर अप्रोच जो यूज करते हैं, इसकी मेथडोलॉजी क्या है? तो हम क्या करते हैं कि भैया जी, हम स्पेंडिंग ऑन कंजम्पशन बाय इंडिविजुअल फर्म, स्पेंडिंग ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है, इनको सम कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इस साल हमारी इकोनॉमी में टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको ये फार्मूला आना चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी क्या है? अमाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑन गुड एंड सर्विसेज। आई क्या है? इन्वेस्टमेंट की अमाउंट। जी क्या है? गवर्नमेंट की स्पेंडिंग। एक्स अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट। एम अमाउंट्स ऑफ इंपोर्ट। और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। दैट्स इट। तो पहला क्या था एम गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी का? इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के क्या तरीके? 3 तरीके, एक्सपेंडिचर अप्रोच, इनकम अप्रोच, आउटपुट अप्रोच। ये दोनों सिर्फ पढ़ने की हद तक हैं। एक्सपेंडिचर अप्रोच क्या है? ये एक्सपेंडिचर अप्रोच है, ये फॉर्मूला है, आपने ये एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या था?
दूसरा एम क्या था? फुल एम्प्लॉयमेंट। अब फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है? किधर गई एम्प्लॉयमेंट? टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये एम्प्लॉयमेंट है। अच्छा, फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर सबसे पहली बात है कि एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि भाई हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी और हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट दोनों अनवेलकम क्यों की जाती हैं? तो सबसे पहले मुझे ये बताया जाए कि हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या नुकसान करती है आपका? हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को किसी सोसाइटी में वेलकम क्यों नहीं किया जाता? हेलो, बेटा जाहिर सी बात है कि जब लोग विलिंगली आउट ऑफ वर्क हैं और उनको काम नहीं मिल रहा तो मतलब उनकी इनकम नहीं हो रही। जब इनकम नहीं हो रही तो मतलब वो कंजम्पशन नहीं कर रहे। तो अगर हम एक्सपेंडिचर अप्रोच को भी यूज करें तो जब इनकम नहीं है तो उनकी कंजम्पशन नहीं होगी। कंजम्पशन हमारी कम है तो मतलब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कम है। लिहाजा हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है इसलिए अनवेलकम की जाती है कि वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को कम कर देती है। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी, वेरी लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको भी वेलकम नहीं किया जाता। वजह क्या है कि भाई फिर जब सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, कोई अगर आपने एम्प्लॉय हायर करना है तो ऑफकोर्स आपको उसको ज़्यादा कॉस्ट पे हायर करना पड़ेगा। जब कॉस्ट ज़्यादा आपको पड़ रही है तो फिर आप अपनी जो चीज़ है उसकी प्राइस बढ़ाएंगे जो आप मार्केट में सेल कर रहे हैं। जब प्राइस बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ में रियल ग्रोथ नहीं होती। तो लिहाजा हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दोनों ही किसी सोसाइटी में पसंद नहीं किए जाते। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंपॉर्टेंट है भाई। ये बड़ा क्वेश्चन आ सकता है या इसमें से वो सिर्फ 2 या 3 जो है वो आपसे पूछ सकता है कि ये कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट हैं। मतलब ट्रांजिशनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है जब एक एम्प्लॉय जो है एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब को अडॉप्ट करता है, उस दरमियान में जो टाइम होता है उसको ट्रांजिशनल कहते हैं। फ्रिक्शनल क्या है? जब एक इंडिविजुअल जो है जॉब से निकाल दिया जाता है, इसमें था छोड़ देता है, इसमें था जब निकाल दिया जाता है और जब वो नई जॉब ढूंढने तक उसका टाइम होता है उसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि बाज़-औक़ात इंडस्ट्री जो अपने आप को रिस्ट्रक्चर कर रही होती है, मतलब अपना साइज रिड्यूस कर रही होती है, कोई एक सेगमेंट बेच रही होती है तो वो एम्प्लॉयज़ निकालती है। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि टेक्नोलॉजी की वजह से एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया जाता है। बाज़-औक़ात 10 लोगों की जगह पे एक कंप्यूटर रख दिया जाता है। तो ये टेक्नोलॉजिकल। रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि भैया कंट्री एक जो होता है उसके मुख्तलिफ रीजन में एम्प्लॉयमेंट का लेवल मुख्तलिफ होता है, तो लिहाजा वो रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहती है। सीजनल क्या है कि जिस तरह सर्दियों में आइसक्रीम का कारोबार बहुत ज़ोर से चलता है, गर्मियों में सर्दियों में आइसक्रीम का कारोबार ख़त्म हो जाता है, तो वो लोग जो आइसक्रीम का काम करते हैं सर्दियों में बेरोज़गार होते हैं। तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है जो सीजन के इम्पैक्ट की वजह से पैदा होती है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर बूम भी आता है, रिसेशन भी आता है। जब बूम होगी तो जाहिर बात है ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो होंगे हायर होंगे। जब रिसेशन होगा तो फिर एम्प्लॉयज़ को वो निकाल देंगे। इसको साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इकोनॉमिक फैक्टर की बात करें तो सबसे पहले क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी जो है उसका ऑब्जेक्टिव, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सपेंडिचर अप्रोच, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ भी नहीं। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ठीक है, किसी हद तक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं जितना कि इंटरेस्ट रेट के अंदर चेंज जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक हो गया? इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी प्राइस आपकी बढ़ती हैं और क्या कहते हैं तो आपके ये जो इकोनॉमी है उसकी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। मतलब आप हम कहते हैं कि भाई इन्फ्लेशन क्या है? इंक्रीजिंग प्राइस। एक मिनट दीजिए, मैं ज़रा पानी पी लूं।
जी आवाज क्लियर है? आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ओके, तो क्या कहते हैं इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन की सबसे पहले हमें डेफिनेशन पढ़नी चाहिए कि इन्फ्लेशन क्या है। इंक्रीज इन प्राइस लेवल ओवर टाइम होता है। एक इकोनॉमी कैसे इफेक्ट होती है इन्फ्लेशन से? देखो, जब भी अगर मैं आपको एक बात कहता हूं कि एक इकोनॉमी जो है अगर उसमें इन्फ्लेशन बढ़ी है, मतलब कि लोग जो थे पिछले साल एक गंदम की बोरी जो थे वो 100 रुपए की ले रहे थे, इस साल 1500 की एक गंदम की बोरी मिल रही है उनको, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या ये एक्सपेंडिचर जो है लोगों का बढ़ नहीं गया, कंजम्पशन बढ़ नहीं गई इस साल पिछले साल की निस्बत? ऐसे हुआ है ना कि पिछले साल एक बोरी को खरीदने के लिए वो 100 रुपया पे कर रहे थे, इस साल 1500 पे कर रहे हैं। तो क्या जो लोग हैं किसी माशरे के, उनकी कंजम्पशन इस साल ज्यादा होगी कि कम होगी पिछले साल की निस्बत? जवाब देते रहे ना साथ साथ। ज्यादा होगी। बेटा ज्यादा होगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक्सपेंडिचर जो है उसमें जो कंजम्पशन थी वो इंक्रीज हो गई। तो एक्सपेंडिचर अप्रोच में तो हम देख रहे थे कि जब लोगों की कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज होती है तो हमारी इकॉनमी बढ़ जाती है, लेकिन हमारी नेशनल इनकम जो है वो इंक्रीज होती है, हमारी इकॉनमी बढ़ जाती है। लेकिन बेटा ये एक रियल ग्रोथ नहीं है। क्या मतलब ये है कि जो कंजम्पशन बढ़ी है वो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ी है, ना कि लोगों की इनकम बढ़ने की वजह से बढ़ी है। अगर लोगों की इनकम बढ़ी है और वो ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो इसका मतलब है हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। लेकिन लोगों की इनकम नहीं बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ गया है जिसकी वजह से लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हमारा इन्फ्लेशन की वजह से एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, हमारी इकोनॉमी में रियल ग्रोथ नहीं हुई। तो लिहाजा जब भी कहीं पे इन्फ्लेशन होती है तो उस वक्त हमारी रियल ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होना बंद हो जाती है, बल्कि डिक्रीज की तरफ चली जाती है। कि अगर हमारी इकोनॉमी की इस साल इंक्रीज जो है वो 6% है, जबकि हमारा इन्फ्लेशन जो रहा इस बार 8% रहा है, तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 2% से उल्टा कम हो गई है। बढ़ी नहीं है 6% से, बल्कि 2% से उल्टा कम हो गई है रियल ग्रोथ जो हमारी है। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था, लेकिन इसको इधर से पढ़ते हैं, यहाँ से थोड़ा सा इजी लिखी हुई है चीजें, मैं वो बस समझा रहा था। इन्फ्लेशन इज इंक्रीज इन प्राइस लेवल ओवर टाइम, बिजनेस आर अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन। बिजनेस जो है वो इफेक्ट होते हैं इन्फ्लेशन से। कैसे? जाहिर बात है, रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, अगर रॉ मटेरियल उनको महंगा पड़ रहा है तो क्या होगा? जब रॉ मटेरियल महंगा पड़ता है तो जो वो चीज बना रहे होंगे वो महंगी बनेगी, जब वो महंगी बनती है तो मतलब वो प्राइस बढ़ाएंगे। जब मार्केट में एक चीज की, एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया इन्फ्लेशन बढ़ गई। जब प्राइस बढ़ेगी तो जो एम्प्लॉयज होंगे वो ज्यादा सैलरी डिमांड करेंगे, जब सैलरी ज्यादा डिमांड हो रही है तो इसका मतलब है कि फिर कॉस्ट ज्यादा बढ़ रही है कंपनी को, जब फिर कॉस्ट कंपनी को ज्यादा पड़ रही है तो मतलब क्या हुआ कि फिर प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होगी। तो ये जो इन्फ्लेशन है ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बन जाता है, किसी भी मार्केट की इकोनॉमी को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये एक किस्म का इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन है इकोनॉमी के ऊपर। इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इसके ऊपर हमने अच्छी खासी बहस कर दी फिर भी। तो अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक पॉलिसी की, तो इसके अंदर इकोनॉमिक पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव, एक्सपेंडिचर अप्रोच, उसके बाद हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को अनवेलकम क्यों किया जाता है, इसके रीजन, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन नहीं है, प्रोटेक्शनिज्म के रूल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरनेशनल पेमेंट नहीं है बिल्कुल, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी ये वही चीज़ है, फिजिकल पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी, इनकी डेफिनेशन। फिजिकल पॉलिसी वो पॉलिसी है जो कंपनी की फाइनेंशियल से रिलेटेड होती है, मतलब जिस तरह टैक्सेशन है, सब्सिडीज है, बजटिंग वगैरह है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, जो गवर्नमेंट के फाइनेंस रिलेटेड पॉलिसीज होती है उनको फिजिकल पॉलिसीज कहा जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है जो फाइनेंस के अलावा मुख्तलिफ मेजर्स जो होते हैं गवर्नमेंट लेती है अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को इंक्रीज करने के लिए। तो इफेक्ट ऑफ मैनेजिंग इंटरेस्ट रेट इंपॉर्टेंट है बेटा। मतलब इसका ये है कि भैया इफेक्ट ऑफ मैनेजिंग इंटरेस्ट रेट से मुराद ये है कि अगर एक गवर्नमेंट चाहती है कि वो अपनी इकोनॉमी को इंक्रीज करे,
इकोनॉमी इंक्रीज कैसे होगी? लोग ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेंगे, तभी होगी। एक्सपेंडिचर अप्रोच के थ्रू जाएं, ठीक है। तो इससे क्या मुराद होगा कि भैया जी अगर गवर्नमेंट जो है, अगर हमारा जो स्टेट बैंक है वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देता है, मतलब जब भी आप कर्जा लेने जाएंगे आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। जब आप ज़्यादा पैसे देते हैं, सॉरी, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। इसी तरह अगर आप किसी को उधार देते हैं तो आपको इनकम भी ज़्यादा मिलेगी। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि वो आपकी कंजम्पशन को कम करे तो वो क्या करेगी? वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग जो है वो कंज्यूम कम करेंगे बल्कि इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे, लोग बारो भी कम करेंगे। वजह क्या है कि अगर उधार लेते हैं तो भैया क्या होता है, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो जब लोगों की कंजम्पशन कम होगी तो ऑफ कोर्स एक्सपेंडिचर अप्रोच कम हो जाएगी। तो लिहाजा क्या होता है इस तरीके से कि एक लॉन्गर टर्म का इफेक्ट अचीव करने के लिए गवर्नमेंट जो है इंटरेस्ट रेट के जरिए मार्केट को मैनेज करती है। अब इसको जरा बुक से पढ़ते हैं। इफ द सेंट्रल बैंक इज कंसर्न्ड अबाउट राइजिंग इन्फ्लेशन, कि अगर सेंट्रल बैंक जो है वो इन्फ्लेशन, राइजिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बढ़ रही है हमारी मार्केट में, उसके बारे में कंसर्न है, तो वो क्या करेगा? वो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देगा। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने से क्या होगा? लोग कंज्यूम कम करेंगे, इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे। जब लोग कंजम्पशन कम कर रहे हैं तो मतलब डिमांड कम हो रही है। जब डिमांड कम होगी तो अल्टीमेटली उसकी प्राइस कम होगी, प्राइस कम होगी तो बेटा इन्फ्लेशन कम होगी, इन्फ्लेशन कम हुई तो हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो ये कंसेप्ट ध्यान में रखें कि अगर गवर्नमेंट जो है वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना चाहती है तो क्या होगा? वो एक शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। जब सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो कमर्शियल बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। देयर इज अ देन ट्रांसमिशन मैकेनिज्म जो स्लोली नीचे नेशनल इकोनॉमी पे जाएगा। कैसे? द इफेक्ट आर बाय नो मीन्स इमीडिएट, इमीडिएट जो है वो इफेक्ट नहीं होंगे। इन प्रिंसिपल हाउएवर हायर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट विल मीन दैट बोरिंग्स हैव टू पे मोर इंटरेस्ट टू बारो, कि लोग जो है अगर वो बैंक से उधार लेंगे तो उनको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। पहले कम इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था तो लोग क्या करते थे? उधार लेके चीजें खर्च लेते थे, खाई पी जा रहे थे पैसा, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ रही थी, मुसलसल प्राइस भी बढ़ती जा रही थी। अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो इसके दो इफेक्ट होंगे। पहली तो एक ये होगा कि लोग जो हैं अब कंजम्पशन के बदले इन्वेस्ट करेंगे। दूसरे नंबर पे वो लोग थे जो उधार लेके खा रहे थे, अब उनको उधार लेना महंगा पड़ रहा होगा तो क्या करेंगे? वो कम उधार लेंगे। जब उधार कम लेंगे तो उनकी जेब में पैसा कम होगा, जब कम पैसा होगा तो वो कम कंज्यूम करेंगे, और इस तरह जब कम कंज्यूम करेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम होगी तो बेटा ऑफ कोर्स प्राइस कम होगी, प्राइस कम हुई तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। तो मैनेजिंग इंटरेस्ट रेट का कंसेप्ट समझ आया आपको? ठीक हो गया। आगे चलते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव। माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर में डिमांड सप्लाई डेफिनेशन नहीं है। मोनोपोली प्राइसिंग कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। प्राइसिंग इन कंपेटिटिव मार्केट, कॉस्ट, जो फैक्टर एक कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं ये इंपॉर्टेंट है कि इन्फ्लुएंस जो है, कॉस्ट जो है किसी भी चीज़ की, एक प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो किन किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती है, ये क्या क्या फैक्टर्स हैं। वो कहता है सप्लायर प्राइस, प्राइस इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट मूवमेंट, अदर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, और क्वालिटी वगैरह। प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है ये किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को अफेक्ट करती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इनकम ऑफ कस्टमर, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड, द प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड, कंज्यूमर टेस्ट एंड फैशन, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केट। तो एक्चुअली ये है क्या, ये भी तो देखें ना। माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर हैं। माइक्रो इकोनॉमिक से क्या मुराद है? इंडिविजुअल के बिहेवियर जो है, मतलब इंडिविजुअल्स का बिहेवियर जो है बाइंग और सेलिंग की तरफ, चीज़ें जो है वो खरीदना और सेल करना, उसको अफेक्ट कौन कौन से फैक्टर करते हैं? डिमांड एंड सप्लाई करता है, मोनोपोली प्राइसिंग करता है, कंपेटिटिव मार्केट की प्राइस करती है, कॉस्ट करती है, इनकम ऑफ कस्टमर, द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड, द प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड, कंज्यूमर टेस्ट एंड फैशन, और एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग वगैरह। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट है बेटा वो कॉस्ट वाला है, कि कॉस्ट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जस्ट डेफिनेशन क्या तक इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। सिग्निफिकेंस ऑफ इलास्टिसिटी वगैरह वगैरह नहीं, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये। इलास्टिसिटी, इलास्टिक डिमांड उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, बिल्कुल भी नहीं इंपॉर्टेंट। इसमें से मैक्सिमम पूछ सकता है, बस डेफिनेशन 2 नंबर की पूछ सकता है।
कि इनइलास्टिक डिमांड क्या है, तो आप कह सकेंगे कि भैया एक प्रोडक्ट की जो डिमांड है अगर उसकी प्राइस के चेंज होने से बहुत ही कम अफेक्ट होती है तो वो इनइलास्टिक डिमांड होगी, और इस तरह अगर एक प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो प्राइस के चेंज होने से बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट होती है तो वो इलास्टिक डिमांड कहलाएगी। ये दो डेफिनेशन या डिफरेंस पूछ सकता है। सोशल एंड डेमोग्राफिक फैक्टर बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, एजिंग वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें से। कल्चरल रिस्पॉन्स, गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर डेमोक्रेटिक चेंजेस कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बिजनेस एथिक्स भी नहीं है इंपॉर्टेंट। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर बेटा इंपॉर्टेंट है। तो मैं अगर बात करूं तो लीगल फैक्टर के बाद, पॉलिटिकल फैक्टर के बाद अगर कंप्लीटली कोई फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो टेक्निकल फैक्टर हैं। टेक्नोलॉजिकल जो फैक्टर हैं ये वो फैक्टर हैं जो लीगल फैक्टर के बाद इंपॉर्टेंट हैं। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स ये वो फैक्टर हैं जो कि टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। इम्पैक्ट क्या हो सकता है, मतलब अगर आपकी जो क्या कहते हैं इन्वायरमेंट है उसके अंदर टेक्नोलॉजिकल चेंज हुई है, मतलब नई मशीनरी आ गई है, नई टेक्नोलॉजी